ज्योति, जल्दी आना। पैर में मेहंदी लगाई है क्या? आ तो रही हूँ, पर तू जो कर रही है ना, सही नहीं है। अरे हाँ मेरी जान, सब सही है। तू जल्दी आ बस। देख, अभी राजेश भी आने वाला होगा। हाँ लेकिन क्या क्या यहाँ मिलने की योजना सही है? तुम सबको पता नहीं है क्या इस जगह के बारे में? अरे मेरी ज्योति, सब पता है, लेकिन जो भी है सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर हम बंगले के ज़्यादा अंदर थोड़ा ना जा रहे, बस जहाँ में हमें कोई देख ना सके वहीं तक जाएंगे। फिर उसकी तीसरी सहेली स्नेहा ने कहा, वास्तव में ये तीनों सखियां मिलकर बहुचर्चित राख के बंगले के नाम से फेमस एक भूतिया बंगले में अपने किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई थी। उद्देश्य ये है कि तीनों सखियों में एक सखी नेहा राजेश नाम के एक लड़के से प्रेम करती है, लेकिन लोक लाज और घर वालों का डर दोनों की मुलाकात में बाधक बनती रही है। आखिर में आघात प्रेम की डोर में बंधी सखियों ने राख के बंगले में दोनों को मिलवाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार वे बड़ी सावधानी से राख के बंगले के प्रमुख एक द्वार से होते हुए बंगले की बाड़ी में दाखिल हो चुकी थी। कुछ देर के इंतजार के बाद नेहा बोली, राजेश तो अभी तक नहीं आया, अब पता नहीं कितनी देर लगेगी उसे। अरे अभी अभी तो हम आए हैं, थोड़ा सब्र रखो प्रिय। स्नेहा ने नेहा की चुटकी ली तो ज्योति भी खिलखिला उठी। तीनों सखियों में सबसे चंचल स्नेहा थी। उसे क्षण भर भी कहीं चैन नहीं रहता था। उसका हर समय नई खोज, नए खिलवाड़ में मन लगता था। बंगले के प्रवेश द्वार पर लगे बेहतरीन दरवाजे की तरह संकेत करते हुए स्नेहा ने कहा, अरे क्यों ना ये दरवाज़ा खोले, अंदर चलकर बैठते हैं ना। पगला गई है क्या? जहाँ है वही बहुत है। एक बार राजेश को आ जाने दे, फिर इन दोनों को छोड़कर हम भी बाहर चले जाएंगे। वैसे भी मेरे पिता ने बताया था, इसका दरवाज़ा आज तक कोई नहीं खुलवा पाया। कभी खुला भी तो वो खुलवाने वाले पर काल बनकर टूटा है। समझाते हुए ज्योति बोली। स्नेहा अभी तो बात मान गई, लेकिन उसकी कुलबुलाहट गई नहीं। अचानक से वे मुड़ी और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। जब तक वो दोनों उसे पीछे से खींचते, दरवाज़ा धीरे से चचराहट के साथ हिलने लगा। स्नेहा के अतिरिक्त दोनों सखियां डर गईं। वो दोनों ही स्नेहा को समझाकर पीछे घसीट रही थीं। पागल है क्या तू? बावली मत बन। क्यों अपनी जान पर खेलना चाहती है? अरे छोड़ो भी तुम दोनों। मैं तो आज देख कर रहूंगी कि आखिर इसके भीतर ऐसा है क्या जिससे लोग खौफ खाते हैं। तुझे मरना है तो मर, हम तो जा रहे हैं। अभी करने आए थे कुछ और करके जा रहे हैं कुछ और। झिझकते हुए ज्योति ने कहा। दोनों जाने ही वाली थीं कि उनके भी कदम ठिठक कर रुक गए। दरवाज़ा अब जोर से चर्र की आवाज़ करता हुआ आधा खुल चुका था। स्नेहा बिना सोचे अंदर प्रवेश कर गई। ज्योति और नेहा दोनों को ही दरवाजे के भीतर से एक मदहोश कर देने वाली आकर्षक खुशबू आने लगी। ना चाहते हुए वे दोनों भी स्नेहा के पीछे पीछे चल पड़े। बड़ी सी नक्शादीर नयोड़ी को पार करते ही दो बड़े स्तंभ, जिस पर शानदार नक्काशी थी, उन दोनों स्तंभों के मध्य मकड़ियों ने अपने जाल से घना आवरण बना रखा था, जिसमें तीनों बुरी तरह फंस चुकी थीं। तीनों छटपटाने लगी। जितना उस जाल से निकलने का प्रयास करती, उतनी ही बुरी तरह से उलझ जाती। ज्योति चिढ़ते हुए स्नेहा को कोसने लगी। मैंने बार बार मना किया था, लेकिन ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। देखो क्या हालत हो गई हमारी। भट और दम से दरवाज़ा स्तब्ध ही बंद हो गया। एक तो तीनों मकड़ी के जाल में वैसे ही उलझ चुकी थी, और दूसरा दरवाज़ा बंद भी हो गया था। तीनों की डर से हालत बिगड़ चुकी थी। नेहा तो सिसकियां भरकर रोने लगी।
सब मेरी और राकेश की वजह से हुआ है। हे भगवान, अब तो आपका ही सहारा है। कुछ भी करके हमें यहाँ से बचा लो। क्या बचा लो? क्या बचा लो? अरे कुछ नहीं हुआ, जाली तो है, निकल जाएंगे यहाँ से। और दरवाज़ा भी तो हवा से ही बंद हुआ है। अभी चुप करो तुम दोनों, और ये जाल से निकलने की जुगात लगाओ। कैसे भी करके दरवाजे की ओर निकलना है। स्नेहा बिल्कुल निडर होकर बोली और दोनों को हड़का रही थी। तभी स्नेहा ने देखा कि ज्योति के बाल की क्लिप से जो भी जाल कट रहा था वो टूट जाता। फटाफट उसने क्लिप से सारे जाल काटकर तीनों को मुक्त करवा दिया। एक साथ तीनों फर्श पर धड़ाम से गिरती हैं। बाहर की बजाय वे बंगले के भीतर की तरफ जा जाती हैं। अंदर घुप अंधेरा था। टूटे फूटे रोशनदान से कभी रोशनी की झलक मिल जाती थी जो ना के बराबर ही थी। जो रोशनी का आभात्र मात्र एक आभास था। रोशनदान पर बाहर से पेड़ पौधों ने बुरी तरह कब्जा जमा रखा था। अब वे बड़े से दालान में आ चुकी थीं। यदा कदा कुछ घिसी पिटी आधी टूटी मूर्तियां दिख जाती जो बड़ी विभत्स से लगती। तभी उन सबका पैर किसी चट्टान सी मजबूत वस्तु पर पड़ा। वे दर्द से कर्रा उठी, पर दर्द से भी अधिक भय में उन्हें पीड़ित कर दिया। जब उस वस्तु ने बोलने की आवाज़ आई। क्या हुआ? जोर से लग गई क्या? किसी बुजुर्ग महिला की कांपती आवाज़ तीनों की बोलती बंद करने की खातिर काफ़ी थी। अचानक उन सबके निकट कहीं से दूधिया सी रोशनी आने लगी। अब तीनों के सामने एक पुराना जगह जगह से फटा झीनीदार पर्दा लगा हुआ था जिसके पीछे निश्चित रूप से कोई बैठा हुआ था। स्नेहा ने पर्दा हटा दिया। तीनों सिहर उठी। पत्थर के विशाल सिंहासन पर एक महिला की शीलाकृति खुले बालों में अध लेटी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को स्पर्श कर रहे थे। साथ ही वो उलझे और कठोर जो बरगद की लटाओं का एक एहसास करवा रहे थे। बड़े हुए नाखून और कपड़ों की सलवटें एकदम जीवित लग रही थी। चेहरे पर उकेरी झुर्रियाँ कलाकार की छेनी हथौड़ी का बयान कर रही थी। जो भी था, लेकिन वो थी बड़ी डरावनी। स्नेहा अपने उतवेलेपन में, देखो तो इसके बाल कैसे मजबूत जमीन से बिखरे हैं, ये बोलते हुए वो जाकर उसी पर बैठ जाती है। स्नेहा, अब ऐसा कुछ भी मत कर जिससे हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएं यार। अभी बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ, ज्योति घबराते हुए बोली। लेकिन स्नेहा किसी भयानक शीलाकृति की परखदार सी उसे तलाश रही थी। कभी उसके बालों को सहलाती तो कभी उसके हाथ के लंबे नाखून और हथेली पर उभरी झुर्रियों को स्पर्श करती, सुखद अनुभूति करती। तभी उसे वो सख्त नाखून धीरे से चुभ गया। स्नेहा की पीड़ा भरी चीख निकली। फिर दोनों उसे वहाँ से घसीटने लगी, लेकिन स्नेहा उसके चेहरे पर मोहित हो उसे टकटकी लगाए देख ही रही। इस बार तीनों ने महसूस किया उस झुर्रीदार गालों पर होठों को फैलाते हुए दोनों सखियों के पैर डर से थरथर कांप उठे। बढ़ती हृदय गति, उनकी जुबान की हलकलाहट उनके डर का प्रमाण थी। तभी उस बुद्ध प्रतिमा के होठ कांपते स्वर में बुदबुदा उठे। मत ले जा इसे, छोड़ दे, आने दे इसे मेरे पास, बैठने दे मेरी गोद में कुछ देर। साथ ही उस बूढ़ी प्रतिमा की आंखों की पुतलियां भी जीवित होकर नाचने लगी। नेहा तो तुरंत ही मूर्छित होकर फर्श पे पड़ गई। ज्योति की हालत बेहोशी की थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें और सूखी जुबान ज़्यादा देर उसे खड़ा ना रख सकी। लेकिन वो अर्ध चेतना में भी स्नेहा को रुकने का आग्रह कर रही थी। स्नेहा अपने हाथ से दोनों की पकड़ ढीली पड़ते ही उस वृद्ध पूर्णिमा की तरफ भागती है और पुनः उसके कठोर और बद्धे बालों पर हाथ फेरती उसके गालों को स्पर्श करती है और बड़े स्नेह से उसके माथे पर चुंबन करती है। वृद्ध प्रतिमा अब जाग चुकी थी, उसमें जान आ गई थी।
वो अपने बद्धे पहने दांतों से खींची करती स्नेहा के हाथ को अपनी हथेली में दबोचती हुई, आह, कितने बरस बाद तू आई है। तुझे पता था ना बाबा भूखे हैं। स्नेहा अभी भी सम्मोहित होकर उसे ताकती जा रही थी। वृद्धा ने उसे अपनी गोद में बैठने का इशारा किया, जिससे उसके पैने नाखून स्नेहा को पीड़ा के साथ उसे सम्मोहन को तोड़ने में भी सक्षम रहे। आजा मेरे बच्चे, मेरे प्यारा बच्चा, बाबा की भूख मिटाने आया है ना। कौन बाबा और कैसी भूख माई? स्नेहा उस वृद्ध को माई संबोधित कर रही थी। ये सब घटनाक्रम ज्योति स्पष्ट रूप से देख रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी। जा, उसी कमरे में है तेरे बाबा, जा देख, कब से भूखे हैं, तेरी राह देख रहे हैं। वो बूढ़ी पीछे बने कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। स्नेहा कमरे की तरफ बढ़ती है, तभी वो बूढ़ी उसे टोकते हुए, हो बच्चे, इन दोनों को भी ले चलना तेरे साथ, तेरे बाबा बहुत खुश होंगे। स्नेहा ने नेहा और ज्योति का हाथ पकड़ घसीट कर उस कमरे तक ले गई। उस कमरे में घुप अंधेरा अपने पैर पसाए हुए था। कमरे के कोने में एक जलती भट्टी से जो रोशनी आ रही थी, उससे सब कुछ धूमल धूमल नजर आ रहा था। उस भट्टी पर बड़ा सा पतीला चढ़ा हुआ था। बड़े से पलंग पर एक कंकाल लेटा था, जिसने अच्छे से चादर ओढ़ रखी थी। कमरे की पूरी दीवार मकड़ियों के जाले और कीट पतंगों से ढकी हुई थी। स्नेहा कंकाल के निकट जाकर बैठ गई और उसे गौर से देखती है। तभी पीछे से वो अपने ऊपर भारी वजन का महसूस करती है। मुड़कर देखा तो वही वृद्धा आकर वहाँ पर खड़ी थी और उसके बाल भी उसके साथ घसीट रहे थे, जो पहले से लंबे और बद्धे से चले थे। माई, आप यहाँ कैसे? सकपकाई हुई स्नेहा ने पूछा। मुझे कौन रोक सके है मेरी बच्ची। चल, अब आई गई है तो बाबा के लिए खाना भी पका दे मेरे बच्चे। बाबा सदियों से भूखे हैं, मुझसे अब खाना पकाया नहीं जाता है, तू ज़रा मदद तो कर दे मेरी बच्ची। माँ, पर बाबा है कहाँ माई? स्नेहा ने पूछा। हो, वो क्या सो रहे हैं बिस्तर में, देख तो सही। लेकिन माँ, ये तो कंकाल है। स्नेहा को अब भी घबराहट हो रही थी। उसे घुटने होने लगी और वह कैसे भी वहाँ से भाग जाना चाहती थी। वृद्ध ने स्नेहा के मनोभावों को समझते हुए कहा, अब तू नहीं भाग सकती बेटी, बिना खाए पकाए तुझे बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। अब यहाँ का कोई भी दरवाज़ा मेरी इजाज़त के बिना नहीं खुल सकता। ला दे, कहाँ पकाना है? मैं भी पकाती हूँ माँ, लेकिन उसके बाद हमें जाने देगी? स्नेहा झुंझलाई। वृद्धा ने भट्टी पर चढ़े पतीले के पास स्नेहा को बैठाती है और बड़े पतीले में खौलते पानी को दिखाकर पूछती है, देख, जो जरा मांस डालने लायक पानी हुआ है कि नहीं? कौन सा मांस? मैं ना मांस खाती हूँ माँ, ना बनाती हूँ, हमें जाने दो यहाँ से। अरे कितनी मुश्किल से तो तू आई है मेरी बहादुर बच्ची, फिर बिना भूख मिटाए कैसे जाने दूँ भला? अरे माँ, ला दे, मांस पकाती हूँ, लेकिन फिर हमें मुक्त कर देना। स्नेहा की सारी हेकड़ी अब निकल चुकी थी। अब वहाँ से वह किसी भी तरह निकलना चाहती थी। हाँ हाँ, देती हूँ, पहले उसे तैयार तो हो जाने दे। उसने ज्योति और नेहा की तरफ इशारा किया। स्नेहा सिहर गई। क्या मतलब? बोलते बोलते रुक गई। हाँ, इस पानी की भाप जब ऊपर दिखने लगेगी तब समझ जाना कि ये दोनों उसमें पकने लायक हैं। मेरे और तेरे बाबा के खाने लायक हो गई है। तू पागल है बुढ़िया, मैं अपनी सखियों को भला कैसे पकाऊंगी? क्योंकि तू एक बहादुर बच्ची है और सदियों बाद इतनी बहादुर
और गुड़ी बच्ची वो भी भोजन के साथ आई है। फिर कैसे जाने दूँ तुम सबको। स्नेहा अब अपने लिए चिंतित थी और अपने किए पर पछताने लगी। अपने साथ उसने अपनी सखियों को भी जोखिम में डाल दिया था। बुढ़िया बोली, अच्छा चल, जब पानी में भाप बाहर नहीं आती ना और इन दोनों को चेतना नहीं आती, तब तक मेरे बालों में कंघी डाल दे। बड़े दिनों से उलझ रहे हैं और फिर ये पानी अर्धमुझित भोजन स्वीकार भी तो नहीं कर सकता। स्नेहा के पास अब उसकी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। बुढ़िया हथेली नुमा हड्डी उसे पकड़ाती है, जिसकी उंगलियों से उसके बाल संवारने थे। स्नेहा कांपते हाथों से उसे पकड़ती है। डर मत मेरी बच्ची, ये तेरी तरह ही एक बहादुर बच्चे का हाथ है। पिछली बार भोजन किया था इसका, बड़ा स्वादिष्ट था। ये हाथ अच्छा लगा तो बाल संवारने के लिए संभाल कर रख लिया था। इतना सुनते ही हड़बड़ाहट में स्नेहा के हाथ से उसकी कंघी छूट गई, उसके हाथ में पकड़ा हुआ ज्योति का क्लिप था, जो उस वृद्धा के बालों पर सीधा जाकर चुभ गया। वो दर्द से तिलमिला उठी। ये क्या करती है लड़की, ये लोहा मुझसे दूर रख। कितना दर्द हो रहा है तुझे पता भी है। स्नेहा को समझ पाती जब तक ज्योति भी पूर्ण चेतना में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, स्नेहा वो क्लिप ढूंढ जल्दी। लेकिन वो क्लिप तो वृद्धा के बालों में गुम हो चुका था। ज्योति ने अपने बालों से दूसरी क्लिप निकालते हुए बुढ़िया के बालों पर जोर का प्रहार करते हुए, स्नेहा नेहा को लेकर भाग जल्दी बाहर की तरफ, तब तक इसको मैं संभालती हूँ। लेकिन जाएंगे भी तो कहाँ, तू अभी लेकर निकल, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। स्नेहा के बाहर जाते ही ज्योति भी फुर्ती से निकल गई, लेकिन वे सब फिर से उसी दलान में आकर ठिठक गई। वो वृद्धा डर से कराती घसीटते हुए चल रही थी। उसको देखते ही स्नेहा आनंद फानंद में वहां से भागी। किधर जाना है कुछ पता नहीं था। जब स्थिर हुई तब वह टूटे हुए रोशनदान के पास खड़ी थी। किधर जा रही है मेरी बच्ची। वृद्धा उसके एकदम करीब आ चुकी थी। उसने स्नेहा के कंधे कसकर पकड़ लिए। नाखून की चुभन ने स्नेहा को घाव हो गया। उसके बहते रक्त को वृद्धा उंगलियों से लेकर अपने होठों पर लगाते हुए, स्वाद है तेरी बहादुरी की तरह, ये भी जबरदस्त है मेरी बच्ची। आज तो सदियों की भूख और प्यास दोनों ही मिटेगी। तृप्ति का आभास करती वृद्धा ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, झरोखों से आती सूरज को एक तीव्र किरण से चकाचौंध होकर वो पीछे हट गई। शायद कड़क दोपहरी की वो तीखी धूप वृद्धा को बर्दाश्त नहीं थी। उधर से ज्योति भी नेहा को घसीटती हुई क्लिप दिखाकर स्नेहा के पास आ पहुंची। अब तो दोनों ही समझ चुकी थी कि यहाँ से मुक्ति का एक ही मार्ग है, लेकिन धूप भी तो किस्मत से ही दिखी थी। अब तो हम सिर्फ इस रास्ते के अलावा कहीं से भी नहीं निकल सकते। इस बुढ़िया का वश इस झरोकों पर नहीं है। कुछ भी करके हमें वहाँ से रास्ता बनाना ही होगा। ज्योति की आंखें भी अब उम्मीद से चमक उठी थी। स्नेहा भी हौसले और हिम्मत की पक्की थी। उसने छलांग लगा दी। पहले से ही झरझर झरोकों को तोड़कर निकलने भर का रास्ता बना लिया। लेकिन समस्या ये थी कि स्नेहा की भांति ज्योति छलांग लगाने में असमर्थ थी। फिर नेहा भी तो अचेत थी। तभी स्नेहा ने ज्योति को इशारा किया। ज्योति झपट कर वरदा के बाल की लट खींचकर क्लिप के सहारे स्नेहा को पकड़ा देती है। वरदा पीड़ा से कर्रा उठती है। वो उन सबको पकड़ना और अपनी लट को छुड़ाने का असफल प्रयास करती रही। दूर जाती तो लटों की पीड़ा और उनके करीब जाती तो सूरज की किरण का असहनीय दर्द। उसकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए तीनों सखियां सुरक्षित वहां से निकल गईं। बंगले की बाड़ी में पहुंचकर दोनों ने पहले नेहा की चेतना वापस लाई। राजेश वहां अब तक नहीं आया था। हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुसीबत हमें घेर ले। नेहा चेत में आती ही बोली,
राजेश राजेश अभी तक नहीं आया। हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुसीबत हमें घेर ले। नेहा चेत में आते ही बोली। नेहा को अब तक पिछला कुछ भी याद नहीं था। स्नेहा और ज्योति मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं सखी, कोई मुसीबत नहीं आएगी, हम है ना, चलो अभी घर चलते हैं और राकेश से बाद में मिल लेना। तीनों बंगले के मुख्य दरबार से निकलने लगी। तभी राकेश वहाँ चहलकदमी करते दिखाई दिया। अरे तुम सब अंदर थी? मैं कब से तुम सबका इंतज़ार कर रहा था। राकेश थोड़ा सा परेशान भी लग रहा था, लेकिन वे तीनों बिना कुछ बोले वहाँ से अपने अपने घर की तरफ निकल गईं। स्नेहा और ज्योति तो बिल्कुल स्वस्थ थीं, लेकिन नेहा महीनों ज्वर में बिस्तर पर पड़ी रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये स्वस्थ कैसे होगी। सभी स्नेहा और ज्योति से एक ही प्रश्न करते हैं, राग के बंगले की बड़ी तक तुम लोग तो नहीं गए थे ना? दोनों सीधा नाम में सर हिलाते हैं और एक दूसरे की ओर मुस्कुरा कर देखते हैं। सुबह सुबह गांव के पीछे छोटी पहाड़ी पर बने इक्के दुक्के किंतु उपजाऊ खेत की जांच परख करने कुछ किसान पहुंचे तो सहसा ही वे ठिठक गए। सामने लहूलुहान एक नवयुवक अधमरी स्थिति में औंधे मुंह पड़ा हुआ था। घबराए किसान भागकर नवयुवक के पास जाते हैं। जैसे ही वे नवयुवक को पलटते हैं, उनमें से एक किसान जो उस नवयुवक को परिचित था, उसने नवयुवक का परिचय देते हुए उसका नाम दिनेश बताया और ये भी बताया कि इसके घर तो रोना पीटना मचा हुआ है, क्योंकि ये कल से ही लापता था। गांव के करीब वाले जंगल में तेंदू के पत्ते जुहाने गया था। सब तो आ गए, लेकिन इसका कुछ पता ना चला। कुछ जन गए थे थोड़ी दूर जांचने, पर इसका कहीं अता पता ना था, इसलिए जंगली जानवर का शिकार बन गया होगा, यही मानकर घर वाले विलाप कर रहे हैं। लेकिन बड़े अचरज की बात तो यह है कि उस जंगल से ये यहाँ तक आया, वो भी सुरक्षित, कैसे? किसानों के लिए बड़ा प्रश्न था, जिसका उत्तर नवयुवक के होश में आने पर ही मिल सकता था। ये कहानी आज से लगभग 30 साल पुरानी है। चित्रकूट जिले की एक छोटे से गांव में रहने वाला दिनेश, जिसके साथ उस दिन जो हुआ था वो दिल दहला देने वाला था। दिनेश के घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वह दिन में सुदूर विद्यालय अध्ययन करता और शाम गांव के ही काफ़ी लोगों के साथ जाकर तेंदू के पत्ते, जिससे बीड़ी बनती है, उसे इकट्ठा करता। दूसरे दिन स्कूल जाते समय बीच में पड़ने वाले बाज़ार में उचित दाम पर वो खुद ही बेचाया करता था। उस समय जंगलों पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। हर दिन की तरह ही आज भी दिनेश सबके साथ पत्ते इकट्ठा करने गया। शाम ढल चुकी थी। सपने अपने गद्दर बांधे और घर के लिए निकलने लगे। दिनेश को भी उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कहा, आता हूँ, 2-4 बंडल भर की पत्तियाँ और समेट लूँ, फिर आ जाऊँगा, तब तक तुम सब चलो। ये कहकर पत्तियाँ इकट्ठी करने लगा। शाम और रात में तब्दील हो गई और रात गहराने लगी। इत्तेफाक से चांदनी रात्रि होने के कारण अपने कार्य में मस्त दिनेश को इस बात का आभास नहीं हुआ। साथ ही वह गांव से करीब वाले जंगल से निकलकर दूर दूसरे जंगल तक आ गया था। जब उसे इसका एहसास हुआ, तब तक वह रास्ता भटक चुका था। इस जंगल में तो शायद अब तक गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसे याद आया कि बाबा बताया करते थे, छोटी पहाड़ी के पीछे एक जंगल है और उसे मौत का जंगल कहा जाता है। उसके थोड़ा और आगे जाने पर घने और भयानक जंगलों का विस्तार है, जहां बाबा अक्सर अपने साथियों के साथ शिकार के लिए जाया करते थे। लेकिन अब तो शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध लग चुका है, फिर तो यहाँ आना कोई भी फ़ायदा नहीं है और इसके आने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसी उधेड़-बुन में और अंदाज़ा लगाते हुए वह काफ़ी दूर चलता रहता है, लेकिन कोई और भी
उसे रास्ता दिखाई नहीं देता। उसकी थकान और पैरों के दर्द ये बता रहे थे कि वो काफ़ी देर से चल रहा था। अंत में आकर थक हार कर वह एक घने पेड़ के नीचे कतर जाता है और अपना सामान वहीं बगल में रख देता है। चढ़ते चांद से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आधी रात बीत चुकी है। अब तो उसे भूख प्यास भी सताने लगी। तभी पेड़ की पत्तियां ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगीं। दिनेश को थोड़ी भयानुभूति हुई, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसके पास वहाँ से भागने का भी कोई विकल्प नहीं था। साथ ही भारी पत्तियों का गट्ठर उस पर दम निकालने के लिए काफ़ी था। पेड़ों से आती फड़फड़ाहट की गति एकदम वृद्धि हो गई। साथ ही पेड़ की डालियां भी जोर से हिलने लगीं। दिनेश की घिघी बंद गई। डर से उसने गट्ठर के नीचे खुद को छुपा लिया। फिर ऊपर से कुछ गिरा। उसे अपने सामने कोई भारी वस्तु गिरती हुई प्रतीत हुई। हिम्मत जुटाकर देखने का प्रयास किया तो सामने मोर था। राहत की सांस लेते हुए दिनेश ने गट्ठर के ऊपर आराम से बैठ गया। लेकिन मुसीबत ने अभी साथ कहाँ छोड़ा था। खतरनाक जंगली जानवरों की आवाज़ उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वह उसी पेड़ की डाली के पास जाकर बैठ गया। उसकी ये योजना सफल रही, क्योंकि जंगली सुअर का एक बड़ा झुंड उधर से गुजरा। दिनेश उन्हें देखते ही अपनी सांसें रोककर बैठ गया। वो झुंड के रास्ते में जो भी वस्तु आती उन्होंने सभी को तहस नहस कर दिया। उस झुंड ने उसके गट्ठर की भी हालत बिगाड़ दी। जिस चादर से दिनेश ने गट्ठर तैयार किया था उसके चीथड़े उड़ गए और सारी तेंदू पत्तियां इधर उधर बिखर चुकी थीं। दिनेश को ये सब देख एक राहत थी कि कम से कम वो खुद तो सुरक्षित है, अन्यथा गट्ठर वाली दशा उसकी भी हो सकती। अब उसने पेड़ पर खुद को सुरक्षित समझकर निश्चित हो डाली पर टेक लेकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने घबराहट में बदल कर देखा तो आसपास कोई नहीं था। फिर भी उसकी धड़कन बढ़ गई। कुछ ही समय बीता होगा कि उसे पुनः वही एहसास हुआ। फिर से पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। एक हल्की सी फुसफुसाहट ऊपर की डाली से आ रही थी। दिनेश ने जब ऊपर देखा तो उसके पसीने छूट गए। एक विशालकाय सांप ने पूरी डाली को लपेट रखा था, जिसकी पूंछ उसके कंधे को स्पर्श कर रही थी। जब तक वो सांप कुछ अनिष्ट करता, दिनेश उसी अवस्था में धीरे से नीचे उतरता है। दिनेश अब बुरी तरह सहम गया था। पाँव दबाकर वो चल रहा था, फिर भी सूखी हुई पत्तियां चरचर की आवाज़ कर रही थी, जो अपने आप में ही डरा देने के लिए काफ़ी था। जंगल का हर स्थान, हर पेड़ पौधों पर इस समय किसी न किसी जीव का निवास बन चुका था। दिनेश चलता ही जा रहा था। जंगल इतना घना हो चुका था कि चंद्रमा का प्रकाश भी वहां पहुंचने में असमर्थ था। अंधेरे में लंबे बड़े वृक्ष किसी दैत्य के समान लग रहे थे। पेड़ों पर चमकते जुगनू और रीवा झिंगूर की बेसरी चिरहाट अलग ही खौफ बना रहे थे। ऊपर से जंगली जानवरों का भय भी था। दिनेश की वहां से सुरक्षित निकलने की उम्मीद टूटने लगी। तभी उसे दूर पेड़ की मुंडीर पर जो आसमान को स्पर्श करती प्रतीत हो रही थी, वहां एक मध्यम सी दूधिया रोशनी नजर आई, जो संभवतः जुगनू तो नहीं था, वो जुगनू से चौगुना बड़ा था। दिनेश वहीं का वहीं ठिठक गया। वो गोलाकार रोशनी पेड़ से एक बार नीचे उतरती, फिर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती। दिनेश बहुत देर से इस क्रम को देखता रहा। अब धीरे धीरे वो रोशनी एक आकृति का रूप ले लेती और पुनः वो गोलाकार बनाकर चमकने लगती। इसी बीच उसे जंगली भेड़िए की तीखी आवाज़ सुनाई दी, जो तकरीबन संख्या में दर्जन भर रहे होंगे। वो आवाज़ बड़ी तीव्रता से सरसराहट के साथ दिनेश के करीब आ रही थी। दिनेश को सामने जाने का कोई भी मार्ग स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। घूप अंधेरा और सामने घने वृक्षों के मध्य निकलना ही मुश्किल था। तभी वो दूधिया रोशनी तीव्रता से दिनेश के निकट आने लगी, जो कभी बड़ी होकर अजीब सी आकृति बन जाती तो कभी गोल चमकीले पिंड की भांति जमीन पर लुढ़कने लगती। एक तरफ से रोशनी की रफ्तार
तो दूसरी तरफ उसी रफ्तार से आते भेड़िए का समूह। बीच में दिनेश ठिठकता हुआ, पसीने से नहाया हुआ, अपने ईष्ट का सुमिरन करने लगा। दिनेश का मस्तिष्क कंद हो चुका था, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उसने तो खुद ही अपनी अंतिम सांसें गिनती शुरू कर दी। तभी वो रोशनी दिनेश के और करीब आई, जिसमें से अब पायल की मधुर धुन और खिलखिलाहट की आवाज़ आने लगी। अचानक उस रोशनी ने एक स्त्री की आकृति ले ली। उसके बिखरे बाल और सिर्फ चमकीले दांत ही स्पष्ट हो रहे थे। उसका यह रूप क्षणिक ही था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो आकृति दिनेश पर चिपटने ही वाली है। उससे पहले ही दिनेश ने देखा कि गुर्राती हुई आवाज़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से संख्या में अधिक एक साथ कई आंखें चमक रही हैं, जो निश्चित रूप से उन गुर्राते भेड़ियों की थीं, जिन्होंने दिनेश को अवसर दिए बिना ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। दिनेश के मुख से जोर की चीख निकल गई और अंतिम बार हकलाते हुए अपने आराध्य का नाम पुकारने का प्रयास किया। भेड़ियों के पंजे किसी नुकीले बस्तर की तरह उसको लहुआन कर रहे कि उस प्रकाश पुंज ने दिनेश का हाथ थाम लिया और तड़ित भांति क्या घने पेड़ पौधे, क्या कटीली झाड़ियाँ, सबको पलक झपकते ही पार करते ही किसी सपन लोक का आभास करवाने लगी। इतने घने जंगल की जिसमें इंसान के खड़े होने की भी जगह न थी, सबको हवा की तरह स्पर्श करते दिनेश मीलों दूरी तक पहुंच चुका था। अब कुछ ही दूरी पर दिनेश के बाबा की बताई हुई छोटी पहाड़ी भी नजर आने लगी। छोटी पहाड़ी तो कहने भर की थी, जबकि जंगल मुहाने की पहाड़ी का भाग बैठौल टूटे फूले ढलाऊ पत्थर के साथ कटीली घनी झाड़ियाँ युक्त थी। मतलब कि वो जो जंगल था वो किसी के लिए भी पार कर पाना एक असंभव कार्य था। लेकिन क्या था उस लाइट जलने वाली चीज़ में जो एक हाथ थामकर इतनी दूर तक ले आई थी? उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें आधी आधी बेहोशी की थीं। दिनेश ने इस मार्ग को भी बड़ी सरलता से पार कर लिया और पहाड़ी के ऊपर समतल जमीन पर आकर रुक गया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि पहाड़ों पर उस समय हरी भरी चने की खेती थी, लेकिन क्या मजाल कि उसके पैरों से एक भी फसल नष्ट होती। तभी वो प्रकाश पुंज दिनेश को तीव्रता से जमीन पर पटक देती है। आह आह दिनेश दर्द से कर्रा उठता है। उसकी नज़रें धुंधली हो चुकी थीं। सामने खड़ा प्रकाश पुंज धुंधला नजर आ रहा था, जो अब विभत्स रूप ले चुका था, जिसे देखकर बड़े से बड़े सुरमा की भी हेकड़ी निकल जाती है। फिर भी दिनेश ने हकलाते हुए इतना भर पूछने की हिम्मत कर डाली, आखिर आप कौन हो? प्रकाश पुंज एहसान करते हुए, मैं हूँ इस जंगल की प्रधांगिनी। दोबारा इंदर आने की हिम्मत मत करना, अन्यथा बाहर नहीं निकल पाओगे मूर्ख। चारों तरफ जोर की हंसी गूंजी और प्रकाशपुंज धूमिल से विलुप्त हो गई। साथ ही दिनेश भी मूर्छित हो गया। किसानों ने अपने गमछे को गीला करके दिनेश के मुख को आहिस्ते से पोंछा तो दिनेश की मूर्छा टूटने लगी, किंतु पीड़ा इतनी अधिक थी कि बोलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी जीवन बचे या नहीं, ये सोचकर सारा प्रकरण गांव वालों को कह सुनाया। संचेत करते हुए दिनेश को काफ़ी दर्द हो रहा था। उसके साथ ही उसने मानवों को मर्यादा में रहने की हिदायत दी और उसके बाद फिर से मूर्छित हो गया। जब गांव वालों ने दिनेश के मुख से ये प्रकरण सुना तो सभी किसान जंगल की तरफ मुड़कर श्रद्धा नतमस्तक हुए और दिनेश को सहारा देते हुए गांव की तरफ चल पड़े। ये बात काफ़ी समय पहले की है, जब हर गांव में ये माना जाता था कि भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल ये सब होती हैं। गांव में हर जगह पेड़ पौधे हुआ करते थे और हर जगह महुआनी, आमवारी, बंसवारी इन सब के पेड़ हुआ करते थे या बहुलता हुआ करती थी। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए गांव की मेड़ों का ही सहारा लेना पड़ता था। जो लोग काफ़ी दिल के कमज़ोर होते थे वो कभी भी
भरी दोपहर या फिर दिन ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकला करते थे, या फिर घर से बाहर निकलने के बाद गांव की मेड़ से, और अगर जाते भी थे तो इतना घबरा कर कि जो हिम्मती आदमी होता था उसे अपने दल का नेतृत्व करवाते थे, और साथ ही अपने साथियों को चेतावनी भी दिया करते थे कि अगर कोई भी तुम्हें पीछे से आवाज़ लगाए या फिर कोई भी हरकत हुई तो तुम्हें पलट कर नहीं देखना। मन ही मन में सारे के सारे हनुमान चालीसा गाया करते थे और आगे बढ़ा करते थे। उस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, उस समय वैद्य जी हुआ करते थे जो गांव के मरीजों का इलाज जड़ी बूटियों से करा करते थे या फिर नब्ज टटोल के करा करते थे। एक बार अमावस की घनी काली रात थी और हमारे ही गांव में एक व्यक्ति को सर में काफ़ी दर्द होने के कारण वो काफ़ी परेशान हो गया था। उसके परिवार वालों ने आसपास वैद्य जी को दिखाना सही समझा, लेकिन उससे पहले उन्होंने काफ़ी घरेलू नुस्खे भी आजमाए थे। अदरक और लौंग पानी में डालकर थोड़ी देर बाद उबालने के बाद उस इंसान को पिला दी, लेकिन उससे भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वक्त के साथ साथ उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। करीब 3 घंटे बाद भी जब दर्द से राहत नहीं मिला तो सभी लोग वहाँ पर परेशान हो गए। अब उस व्यक्ति को दर्द झेला नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो जान पे बनाएगी। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया तो घर के ही बुज़ुर्ग ने सलाह दी कि पड़ोस के गांव से वैद्य जी को बुला लाओ। ये जिम्मेदारी मिली घर के बगल में रहने वाले राहुल चौरसिया को, जो कि वैद्य जी को अच्छी तरह से जानता था। रात के करीब 12 बज रहे थे। राहुल चौरसिया पड़ोस के गांव मिथिल में गए। मिथिल गांव करीब हमारे गांव से 2 मील की दूरी पर ही है। लेकिन जैसे ही राहुल चौरसिया मिथिल पहुंचे, उनकी दिक्कत तो और बढ़ गई जब उन्हें पता लगा कि वैद्य जी एक दिन पहले ही सीढ़ी से गिर गए थे, अपनी बाई टांग तुड़वा बैठे। उन्होंने सरकारी अस्पताल जाकर ही अपनी बाई टांग में प्लास्टर करवाया था, मतलब वो कहीं भी जाने में अभी सक्षम नहीं थे। राहुल चौरसिया ने सरदर्द वाली समस्या से अवगत करवाया। ये सब सुनकर वैद्य जी बोले, बेटा दरअसल मैं कहीं आने जाने में सक्षम नहीं हूँ, तुम तो देख ही सकते हो मेरी हालत। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें औषधि बना के दे देता हूँ, तुम उसे ले जाओ और उसे पिला दो, जो पीड़ित है वो सही हो जाएगा। ये कहते कहते वैद्य जी अपने दवाई खाने में गए और वहाँ पर जाके औषधि बनाने लगे। कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते करते उन्होंने काफ़ी बढ़िया औषधि बना ली थी, जिसे मिश्रित करके उन्होंने मेरे को एक छोटे से मटके में भर के दे दी और जाते जाते बोले कि इसे पिलाते समय ये ध्यान रखना है कि ये गुनगुने पानी के साथ हो। भगवान ने चाहा तो इसे खाते ही दर्द छूमंतर हो जाएगा। राहुल चौरसिया औषधि लेकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। राहुल चौरसिया जिस रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते में एक लकड़ी का बना हुआ पुल पड़ता था, जो कि मुगलों के समय का बना हुआ था, लेकिन आज भी उसी मजबूती के साथ नदी के ऊपर खड़ा हुआ था। उस नदी की वहाँ गहराई और धार ज़्यादा होने की वजह से वहाँ बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस नदी के बारे में गांव वाले कहते थे कि एक समय एक परिवार हुआ करता था अंग्रेज़ों के समय पर, जिसमें एक मज़दूर अपने बच्चे और बीवी के साथ उस नदी के किनारे रहता था। उसकी एक झोपड़ी थी। तो एक बार एक अंग्रेज़ अफसर की नज़र उसकी बीवी पर पड़ गई और उसकी बीवी काफ़ी सुंदर थी, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ अफसर उस पर मन मोहित हो गया। और जैसे ही उस अंग्रेज़ अफसर ने अपनी हुकूमत चलाई और उसकी ताकत पर उसने उसकी बीवी को छीनने की कोशिश करी, उस मज़दूर ने उस अंग्रेज़ अफसर पर चाकू की धार से 4 बार हमले करे, जिसकी वजह से उस अंग्रेज़ अफसर की वहीं पर मौत हो गई।
इसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत को ये पता चला कि उनके साथी को किसी भारतीय ने मार दिया है, तो वो लोग उस परिवार को उस पुल के ऊपर लेके गए और वहाँ पर उसके पूरे परिवार का सर धड़ से अलग करके उसी नदी में फेंक दिया। यहाँ तक कि उनके 2 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ये चाहती थी कि आसपास के लोगों में भी उनका खौफ बना रहे और कोई ऐसा करने की ज़रूरत ना करे। लेकिन तब से ही वो पुल एक भूतिया पुल के नाम से जानने लगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ऐसी हरकतें हुई थी और काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। लेकिन काफ़ी लोग इसके चश्मदीद गवाह भी हैं कि वहाँ पर आज भी वो भूत दिखता है, लेकिन लोग उसे छलावा कहते हैं, क्योंकि वो छल से लोगों के प्राण हर लेता है। उसका खौफ इतना था कि लोग रात को उधर जाने से भी कतराते थे। यदि भूलवश चले भी गए तो वहीं पुल के दूसरी छोर पर सफ़ेद फूल का चढ़ावा कर देते थे, ताकि वो किसी को आहत ना करे। ऐसा करने पर वो जो भूत था वो कभी किसी को परेशान नहीं करता था। यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी वहाँ वो सफ़ेद फूल रखना भूल गया तो वो भूत उस आदमी की इस हरकत को अपने लिए ललकार समझ बैठता था और उस व्यक्ति को वहाँ से उठाकर फेंक देता था। इसलिए लोग वहाँ सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाते थे। ये एक तरह से उस भूत के परिवार के लिए श्रद्धांजलि होती थी उन लोगों की तरफ से। अभी राहुल चौरसिया उस पुल से थोड़ी दूर पर ही थे कि अपनी आदत से मजबूर उन्होंने सिगरेट की डिब्बी खोली और वो सिगरेट पीने लगे और सफ़ेद फूल उनके बैग में ही रखे थे। सिगरेट के धुएं से वो भूत मचल बैठा। जब राम चौरसिया बीच पुल पर पहुंच गए तो उन्होंने ये सोचा कि इस सिगरेट को इसी नदी में फेंक दी जाए, तब पुल को पार कर लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि पुल पे आने से पहले उन्हें फूल चढ़ाना पड़ेगा, और सिगरेट पीने के चक्कर में वो ये भूल बैठे थे और उन्होंने ना जाने अनजाने में ही मौत को दावत दे बैठी थी। जैसे ही उन्होंने बुझी हुई सिगरेट उस नदी में फेंकी, वो छलावा उनके सामने प्रकट हो गया। अचानक छलावे को देखकर सारा माजरा समझ गए। उनको अपनी भूल पर बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर छलावे से निवेदन की कि उन्हें जाने दिया जाए। वो गांव में किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक औषधि लेकर जा रहे हैं, लेकिन छलावे ने उनकी एक भी नहीं सुनी। राम चौरसिया ने कहा कि वो हरकत उनसे भूलवश हुई है, लेकिन छलावे ने उनकी एक ना सुनी और उसने राम चौरसिया के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। वो प्रस्ताव ये था कि जब तक वो छलावा उनसे हार नहीं जाता तब तक उनको उससे कुश्ती लड़नी पड़ेगी, नहीं तो उसको पुल से नदी में धकेल देगा। अब मरता क्या ना करता, इसलिए राहुल चौरसिया ने कुश्ती खेलने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने मटके को किनारे पर रखा और छलावे के पास सहमे सा खड़ा हो गया। थोड़ी देर में ही दोनों में पकड़म पकड़ाई और उठापटक शुरू हो गई। कभी राम चौरसिया भूत को आगे से पकड़ता तो कभी पीछे से लपकते, लेकिन छलावा बड़ी चालाकी से उनके टांगों के बीच अपनी टांग डालकर पटकनी दे देता। राहुल चौरसिया की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हर बार उनको मुंह की खानी पड़ रही थी। ना तो छलावा पटका पा रहा था और ना हिमांशु चौरसिया थककर हार मानने को तैयार था। दोनों में भीषण मलयुद्ध हो रहा था। वहाँ पर लड़ते लड़ते वक्त का पता ही नहीं चल रहा था कि कब सूरज हो गया और सूरज की लालिमा दिखने लगी। गांव में सभी लोग राहुल चौरसिया की चिंता कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये कहाँ रह गया। गांव के जितने भी साहसी युवक थे उन्होंने संगठन बनाकर मशाल उठाई और राहुल चौरसिया को खोजने निकल पड़े। थोड़ी ही देर में उन सारे युवकों की टोली पुल के करीब पहुंची तो सभी ये नज़ारा देखकर चौकन्ने रह गए। छलावे की जब नज़र उस टोली पर पड़ी
तो वो घबरा गया और अचानक ही पुलिया के नीचे भाग पड़ा। देखते ही देखते वो नदी में गायब हो गया। राहुल चौरसिया की नज़र जब उनके गांव की टोली पर पड़ी तो जान में जान आई। फिर उन्होंने सारी घटना बड़ी ही बारीकी से सारे गांव वालों को बताई। उस टोली में से एक नौजवान ने बताया कि जिस व्यक्ति के सर में दर्द था या फिर जिस व्यक्ति के लिए आप औषधि लेने गए थे, अब वो युवक भली भांति चंगा है। राहुल चौरसिया के समझ नहीं आ रहा था कि वो उस टोली के वक्त पर आने की खुशी मनाए या अपनी हिम्मत और इच्छा शक्ति पर गर्व महसूस करे। राहुल चौरसिया ने उन औषधियों को उठाया और उस टोली के साथ अपने गांव चल पड़ा। आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से उस पुलिया की जगह एक भव्य और मजबूत सेतु का निर्माण हो गया है। लेकिन आज भी गांव वाले मानते हैं कि वो छलावा उस पुल के नीचे रहता है। इसी वजह से वो आज भी सफ़ेद फूल वहाँ पर चढ़ाते रहते हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये करण और आरशी की है, जिन्होंने कुछ समय पहले ही लव मैरिज करी थी और वे दोनों एक अलग फ्लैट रहकर उसमें रेंट पर रह रहे थे। दोनों के जो परिवार थे वो आपस में मेल मिलाप नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें उन दोनों के लव मैरिज से प्रॉब्लम थी। लेकिन दूसरी तरफ करण और आरशी, उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने अपना शादी का प्रस्ताव रखा था। परिवार में चल रही प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों ने अलग घर लेकर वहाँ पर रहने का फ़ैसला किया। उनकी ज़िंदगी में बेशक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। करण की जॉब भी अच्छी चल रही थी और दोनों अपने में ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इस बात को करीब 7 महीने बीत चुके थे कि एक दिन करण अर्शी के माता पिता के घर गया। डोरबेल बजा और अर्शी की माता ने दरवाज़ा खोला और करण को अंदर आने को बोला। उस दिन अर्शी के पिता भी घर पर ही थे। करण के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। कुछ देर ऐसे बैठने के बाद अर्शी के पिता ने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? ऐसे आज अचानक से कैसे आना हुआ? अर्शी कहाँ है? चिंता जताते हुए अर्शी के पिता ने पूछा। अर्शी को कुछ नहीं हुआ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है, मुझे आपकी मदद चाहिए मुझे। करण ने कहा, क्या हुआ है? पता नहीं, कुछ दिनों से उसका बर्ताव काफ़ी बदल गया है। कुछ दिनों से वो काफ़ी अजीबोगरीब हरकत कर रही है। उसके स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। वो मुझसे बात नहीं करती, अपने आप में ही पता नहीं किससे बात करती है वो। मुझे तो कुछ अजीब सा लगने लगा है। एक समय पर जिसे चिकन देख के उल्टी सा होने लगता था, वो आरशी ने कल घर में चिकन लाया और ऐसे खा रही थी मानो वो मानव ना हो, कोई जानवर हो, और ऐसे हंस रही थी जैसे कोई डायन किसी शिकार को खा रही हो। क्या हो रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आने लगा था। अर्शी के माता पिता गुस्सा तो थे इनके शादी की वजह से, पर करण की बातें सुनने के बाद उनको लगा शायद दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने बोला, हम भी साथ चल के देखते हैं क्या हुआ है। तभी करण ने कहा, अभी नहीं, रात को, क्योंकि उसके स्वभाव में परिवर्तन हमेशा रात को ही आता है। शाम होने में अभी काफ़ी समय था, पर शायद माँ बाप होने के कारण अर्शी के माता पिता अभी भी चिंता में डूबे हुए थे। तो उन्होंने अर्शी के पास जाना ज़रूरी समझा और वे करण के साथ उनके घर जाने के लिए निकल गए।
घर पहुंचते ही अर्शी अपने माता पिता को देखकर खुश हो गई और उनका स्वागत करने लगी। अर्शी, करण और अर्शी के माता पिता बैठ के बातें कर रहे थे, पर कहीं भी अर्शी में उसके माता पिता को ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जैसा उन्हें बताया गया था। पर वो नहीं जानते थे कि अर्शी का ये शांत स्वभाव बहुत जल्द तूफान में बदलने वाला है। अर्शी ने करण से कहा, करण, सामने वाली आंटी के पोते का आज पहला जन्मदिन है और हमें भी बुलाया है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, आज तो मम्मी पापा भी हैं, तो क्यों ना साथ चलें। करण ने हाँ में सर हिला दिया और तैयार होने चले गए अपने अपने कमरे में। कुछ देर बाद अर्शी भी तैयार होकर वहाँ पर आई, जिसे देख करण भी हैरान रह गया। अर्शी ने लाल साड़ी पहनी थी जो उसने कब खरीदी इसके बारे में शायद करण को भी नहीं पता था, पर ना जाने क्यों आज अर्शी का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था और करण भी काफ़ी खुश था। कुछ देर बाद सब पार्टी में जमा हुए। करीब 10 बजे आरशी की तबीयत जैसा कि सोचा था खराब होने लगी, तो करण से कहकर वह अपने घर सोने चली गई। और कुछ देर बाद आंटी के भाई का लड़का अंकुश आया। अंकुश, जिसे कुछ ऐसी विद्या आती थी जिससे उसे बुरी शक्ति का एहसास हो जाता था, और वह कुछ विद्या जानता था जो बुरी शक्ति से लड़ने में काफ़ी सहायक होती हैं। अंकुश जैसे ही उसकी बुआ के घर के पास आया, तभी उसे हर्ष के घर से कुछ ऐसा सुनाई दिया जो किसी और को सुनाई देना नामुमकिन था। और अंकुश ने एकदम से करण से पूछा, ये घर में कौन रहता है करण? मैं, करण ने कहा। अंकुश ने कहा, आप अकेले रहते हो? करण ने कहा, नहीं, मैं और मेरी पत्नी रहती है, आरशी। आरशी में आए एक अलग ही स्वभाव से एक तरफ तो करण चिंतित था और दूसरी तरफ अंकुश एक अलग सी सोच में डूबा हुआ था। करण के घर से अंकुश को जो आवाज़ सुनाई दी थी वो उसी के बारे में सोच रहा था। उसे सुनाई दिया था जैसे कोई भारी आवाज़ में सांस ले रहा हो और कुछ बोल रहा हो। अंकुश हर्ष के घर के दरवाजे के पास जाता है और उस वक्त अंकुश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंकुश समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वह एक हैरानी भरी आवाज़ में करण से दोबारा पूछता है, सही बताओ करण, यहाँ कौन रहता है? मैं और मेरी पत्नी अर्शी, मैंने बताया तो। करण का चेहरा देख अंकुश हालत समझ जाता है। वह करण को कुछ दूरी पर लेकर जाता है और करण से पूछने लगता है, पर करण पहले कुछ नहीं बताता। लेकिन जब अंकुश उसे बताता है अपने बारे में और यकीन दिलाता है कि वह करण की मदद कर सकता है, तब करण उसे आरजी के बारे में बताता है और काफ़ी रोता भी है। करण की सारी बात सुनने के बाद अंकुश करण से पूछता है, आपकी पत्नी के स्वभाव में बदलाव आया, उसे कितना वक्त हुआ है? यही करीब 1 हफ्ता, करण ने कहा। लेकिन करण, मुझे पहले पता करना है, ये जो कुछ हो रहा है वह कोई बुरी शक्ति है या नहीं? लेकिन कैसे? करण ने पूछा। अब जैसा मैं बताऊं बिल्कुल वैसा करना। और इतना कहकर अंकुश ने करण को कुछ चावल के दाने और एक नींबू दिया। करण ने अंकुश के कहे हुए मुताबिक काम करके वापस आया और फिर अंकुश ने उस मुट्ठी पर कुछ मंत्र बोलकर वहाँ पर फूंक मारी और करण को मुट्ठी खोलने को कहा। करण की मुट्ठी में रखे चावल के दाने और नींबू लाल हो गया था, जिसे देख अंकुश ने कहा, करण, आपकी पत्नी पर किसी बुरी आत्मा का साया है और जल्द कुछ नहीं किया गया तो हालत बिगड़ भी सकती है।
तो हमें हमें क्या करना चाहिए? करण ने पूछा। हमें नहीं, आपको करना होगा। मुझे मुझे क्या करना होगा? अंकुश ने करण को एक मंत्र सिखाया और उसके बाद उसे मंत्रित किया हुआ धागा दिया और उसे आरशी के हाथ में बांधने को कहा और आरशी के सामने बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। करण ने कहा, ठीक है भाई, लेकिन इसमें खतरा कितना होगा? अंकुश ने कहा, इसमें खतरा 30% है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपनी जान कितना उससे बचा सकते हो। करण ने दरवाज़ा खोला और सीधा आरशी के कमरे में घुस गया, लेकिन शायद भगवान की उस पर मेहर थी कि आरशी उस समय सोई हुई थी। करण डर डरता आरशी के बेड पर गया। तभी आरशी एक पता नहीं कुछ बड़बड़ा रही थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। ये सुनते ही करण के हक्के बक्के खुल गए और करण जैसे कि मानो 1000 चींटियों ने उसे घेर रखा हो और एक साथ काट रही हो। लेकिन करण ने अपने इष्ट को याद करा और आरशी का हाथ पकड़ा। आरशी का हाथ जैसे ही करण ने पकड़ा, आरशी ने तुरंत उसके ऊपर मुंह करा और अपने दोनों घुटनों के बल पर बैठ गई और धीरे धीरे अपने अंगूठे के बल पे आने लगी। करण बहुत डर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आरशी की शक्ल देखी तो उसका डर मानो 100 गुना हो गया हो, क्योंकि आरशी की आंखें नहीं थी और उसके पूरे मुंह पे नाखूनों के निशान थे और पूरा मुंह सफ़ेद था और खून साफ साफ दिख रहा था। इतना डरावना था वो नज़ारा कि वो शायद करण ही समझ सके। फिर भी शायद उसके अंदर हिम्मत ना जाने कहाँ से आ रही थी। उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तभी आरशी ने एक धक्का मारा और करण सीधा अपनी अलमारी के पास जाके गिरा। करण अपने मन मन में भगवान का नाम ले रहा था और करण भागता हुआ आरशी का हाथ दोबारा पकड़ा और इस बार आरशी इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी करण ने वो धागा आरशी के हाथ पे आधा बांध दिया। लेकिन तभी आरशी ने अपने नाखून भरे हाथ उसके चेहरे पर इतनी तेज़ मारे कि मानो 15 मिनट तक तो उसका कान सुन रहा और सेम निशान उसके चेहरे पर भी बन गया जो आरशी के चेहरे पर था। और अब करण के मुंह से खून ही खून बह रहा था, लेकिन फिर भी करण ने हिम्मत करी और आरशी के हाथ पे वो धागा पूरा बांध दिया। इसके बाद ना जाने क्यों आरशी एक जगह ही बैठ गई और एकदम शांत वो अपने अंगूठे के बल पे खड़े खड़े उसे देख रही थी। तब करण उसके सामने बैठा और आंखों में आंख डाल के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो पढ़े जा रहा था और वो साया चिल्लाए जा रहा था। उसके अंदर से मानो कोई काला धुआं निकल रहा हो जो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो करण का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। करण बहुत तेज तेज हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और जैसे ही 7वीं बार उसने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करी, वो साया उसके मुंह पे बड़ी तेज़ आया, लेकिन वो उसे छू नहीं पा रहा था और उसने तेज तेज चिल्ला रहा था कि करण के कानों से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी करण अपनी पूरी जान लगा रहा था और किसी न किसी तरह वो अपने प्यार को उस साये से आज़ाद कराना चाहता था। किसी तरह उसने आखिरी दोहा पढ़ने के बाद अपनी हनुमान चालीसा कंप्लीट करी। उसके बाद आरशी वहीं पर बेहोश हो गई और उसका चेहरा भी बदलने लगा। लेकिन करण अब मानो चलने की भी हालत में नहीं था। तभी आरशी के माँ बाप भागते हुए आए और उन दोनों को उठाकर अस्पताल ले गए। लगभग 1 महीने बाद करण को होश आया और जब डॉक्टर से उसने पूछा कि उसे हुआ क्या था, तब उन्होंने बताया कि उसकी बॉडी के अंदर एक जहर धीरे धीरे फैल रहा था
जो आरशी में भी पाया गया है। लेकिन दोनों की सही वक्त पे इलाज होने के बाद और उसी वजह से उन दोनों की जान बच पाई और आरशी की जान एक चमत्कारी ढंग से बची है। ये मानो कि उसे भगवान ने बचाया हो। ये सुनते ही करण जैसे मानो एक शुक्रिया के मूड में बैठ गया हो। तभी आरशी के माँ बाप आए और करण के माँ बाप आए और दोनों के बीच एक तरह से एक सकारात्मक मेल मिलाप चालू हो गया। और इसके बाद एक पूरा परिवार फिर से मिल गया और सब के सब एक साथ वापस रहने लगे।